ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विथ मार्केट रिस्क। VAR लास्ट डे देख लिए थे, लास्ट डे वाज मोर और लेस तुम लोग का आप लोग का FRM L1 में किया हुआ ही था पार्ट 1 में। नाउ वी स्टार्ट विद एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल एंड देन वी विल डिस्कस दी कोहेरेंट रिस्क मेजर। यू हैव टू हैव योर अंडरस्टैंडिंग वेरी स्ट्रेट, राइट। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल बेसिकली क्या था? VAR यूज्ड टू टॉक अबाउट कि ये वाला पॉइंट का वैल्यू, so probability of exceeding this particular value is VAR. When you're talking about value at risk, we are doing estimating market risk measures. Market risk की अपने ट्राई करेंगे पूरा कंप्लीट करने का, ठीक है, अभी at a stretch. So VAR क्या था? ये वैल्यू बेसिकली बताता था there is a 5% probability that my loss will exceed this level. That is what VAR was telling me. The second one is expected shortfall. अब VAR मेरे को ये नहीं बताता है कि अगर इससे ज्यादा नुकसान हुआ तो कितना एक नुकसान होगा. Basically the expected loss VAR is not talking about. VAR is just telling me कि there is a 5% probability that the loss is going to be above this level. उससे ज्यादा मेरे को value at risk कुछ नहीं बता रहा है. What I want to find out is suppose कि अगर मेरा losses exceed this level, then what is the expectation of loss? So that if I want to calculate, I have a measure called the expected shortfall. एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल क्या करता है ना, ये लेवल के नीचे का जो रिस्क है ना, ये लेवल के नीचे का जो रिस्क है, ये टेल वाला पार्ट, इसमें जो जो वैल्यूज होते हैं उनका एवरेज कर देता है. बट द प्रॉब्लम इज दैट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इज डूइंग काइंड ऑफ अ सिंपल एवरेज. So say for example there is a 95% confidence interval and this is 5%, तो वो 96, 97, 98, 99 निकालेगा और वो पांचों का वैल्यू को एवरेज आउट कर देगा. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज डिवाइडिंग ईच इनटू इक्वल प्रोबेबिलिटी गैप्स. एक एक को इक्वल गैप्स में कर देना, वेटेड एवरेज वैसे कर दे रहे हैं, बट हिसाब से देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन. एंड ऑल्सो अगर आप 95, 96, 97, 98, 99 तक जाते हो तो 99.5, 99.9 वो जो बड़े बड़े वैल्यूज हैं, यू आर मिसिंग आउट ऑन दोज वैल्यूज. सो ES इज काइंड ऑफ अंडरस्टेटिंग टाइप का हो गया. इट्स नॉट गिविंग यू अ ट्रू सेंस में लॉस. So what the next one is your coherent risk measure. Coherent risk measure is going to take care of that problem, and वो क्या करेगा ना, coherent risk measure is going to give weightage to these particular values. Coherent risk measure is going to give weightages to these values. And even to make expected shortfall better, I'd say for example मैं 5% में खाली 5 लाइन्स को ड्रॉ करके एवरेज लेता हूँ. उसकी जगह अगर मैं 50 लाइन्स को ड्रॉ करके एवरेज लूंगा तो मोर द नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच आई बाइफरकेट, उतना ज्यादा द एक्सट्रीम वैल्यूज एंड द टेल्स विल गेट रिप्रेजेंटेड. So that expected shortfall is going to get better and better if I dissect this into smaller areas and then calculate the expected the averages. Because आप एक सोचो ये टेल का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं खाली इन 4-5 वैल्यूज का एवरेज लूंगा, या फिर अगर मैं इसको और ब्रेक करके इन सारे वैल्यूज का एवरेजेस अगर लूंगा, तो डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर इफ आई डिवाइड इट इनटू मोर सेगमेंट्स एंड देन टेक द एवरेज ओवर हियर. So that is what. So expected shortfall वो नॉर्मल एवरेज ले रहा था, उसमें अगर और ज्यादा उसको कर देंगे तो वो ट्रू सेंस में अपना theoretical true value, I'll just make you mark in the book also, वो true sense में अपना expected loss आएगा. And when we are talking about the coherent risk measure, it is going to give weightages to these based on your individual requirement and all. Let's get through it एक बार. Expected shortfall देखो एक बार बुक में, मार्क करना. Major limitation of VAR does not tell the investor the amount of magnitude of the actual loss. पेज 6 पे है FRM ये मार्केट रिस्क वाला बुक का एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हेडिंग है. नहीं अभी तक कोई बात नहीं. Limitations of the VAR, it does not tell the investor the amount or magnitude of the actual loss. दूसरा expected shortfall अनलाइन करेगा थर्ड लाइन, estimate of the tail loss by averaging the VARs for increasing confidence levels in the tail. तो 95, 96, 97 इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस लेवल्स के साथ इन द टेल का एवरेज कर रहे हैं ना VAR को, 95 इंटरवल, 96 को, 97, 98, 99, वो सारे इंटरवल्स का एवरेजिंग आउट इज व्हाट ES इज डूइंग. इट इज टेकिंग अ वेरी सिंपल एवरेज काइंड ऑफ अ थिंग. इट इज डूइंग अ वेरी सिंपल एवरेज काइंड ऑफ अ थिंग. उसके बाद में थ्योरेटिकल ट्रू वैल्यू, वो टेबल अगर आप देखेंगे 96, 97, 98, 99 उसका एवरेज VAR दिया हुआ है एंड उसके नीचे एक थ्योरेटिकल ट्रू वैल्यू दिया हुआ है. थ्योरेटिकल ट्रू वैल्यू के ऊपर में एक एस्ट्रिक बना दो या स्टार बना दो और नीचे उसी पैराग्राफ में नीचे लास्ट लाइन अंडरलाइन करो द एवरेज ऑफ हाई नंबर ऑफ VARs और वहां पर वो स्टार वापस ऐड कर दो. बेसिकली थ्योरेटिकल वैल्यू इज दैट पार्ट. थ्योरेटिकल वैल्यू इज दैट पार्ट कि एवरेज ऑफ द हाई नंबर ऑफ VARs ग्रेटर देन 10,000. तो अगर 95, 95.05, 95.010, 95.15 तो मतलब 10,000 वैल्यूज ले लिया 95 परसेंटाइल के बाद में, एज इन 95% VAR से लेकर 100% VAR के बीच में आई टुक 10,000 VARs का वैल्यू.
when that is averaged out, that is theoretically the true value or the true value of expected shortfall, because more and more data has been presented. समझ रहे हैं वाला चीज? If you want to draw this, you draw this also. इसमें अगर, क्योंकि क्या होगा ना, एग्जाम में ये सब चीज बहुत याद रहेगा, ये अलग कलर से बना लो और उसके बीच में फिर दूसरा कलर से अगर बनाओगे, पेन से, पेंसिल से, जैसे भी, कैरी टू कलर्स एक्चुअली विल हेल्प, और उसके बाद ऐसे बना लो. तो ये जो ब्लू वाला है, दैट इज योर theoretical value, true theoretical value, when you are using these high numbers, when you are using high number of VARs beyond this level. थर्ड लाइन भी मार्क करेगा, as n increases. फोर्थ लाइन वो टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ, as n increases expected shortfall will increase and approach the theoretical true loss, because n increase करेंगे तो more numbers in the tails will be represented ना, एंड जैसे आप टेल के अंदर जाओगे वैसे वैसे और हायर लॉस वाला वैल्यू आएगा. You're understanding? If you break these values, if you add more number of observation, you'll keep on digging inside the tail. So if you are digging inside the tail, जैसे आप ज्यादा नंबर, मतलब 100 में ब्रेक करने की जगह 200 VARs करोगे, so there will be more representation on the extreme ends of the tail also, right? So when the extreme end of the tail gets represented more, your VAR, your ES will increase. As n goes up, ES goes up and it approaches theoretically true value. Follow, got it? तो एग्जाम टाइम में यू हैव टू अंडरस्टैंड अगेन 4 बुक्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड काफी नॉन न्यूमेरिकल कंटेंट भी है, तो ये सब शॉर्टन वगैरह करके आपको बुक में रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट बिकम्स अ प्रॉब्लम टू स्टडी ड्यूरिंग द एग्जाम. और ये बुक में ही करिएगा मैक्सिमम चीज, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग विद द कॉपी, वो फिर पढ़ते नहीं है एग्जाम में. वैसे एग्जाम में यू वांट टू स्टडी एवरीथिंग इन वन प्लेस, सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट. Estimating coherent risk measure, mark करिएगा सेकेंड लाइन, weighted average of the quantiles of loss distribution where the weights are user specific based or based on individual risk aversion. इसी चीज का बात कर रहे थे कि ES जो एक simple average वाला काम कर रहा था, we are going to be taking a weighted average over here, we are going to be taking a weighted average based on the individual risk factors in individual risk aversion के basis पर. Obviously if the risk aversion is going to be high, you are going to be giving more weightage to the extreme ends also ना, बिकॉज अगर रिस्क अवर्जन ज्यादा होगा तो अपना ES VAR जो वैल्यूज है, जो टर्म्स है, दैट शुड टर्न आउट टू बी हायर, वो अपना ज्यादा निकल के आना चाहिए. ES as well as VAR is a special case of a coherent risk measure. So ES अपने बोल रहे हैं, ये वाला चीज आप किए हो, coherent risk measure बोल रहे हैं कि अपने weighted average देंगे, तो a specific case of coherent risk measure wherein I take all the weights to be equal is ES, and a specific case of coherent risk measure where I give 100% weightage to this observation only, that is VAR. So दोनों का दोनों एक तरीके से specific case हो गया. उसी के लिए दिया है ES में weighting function is set to 1 minus 1 by confidence interval. So confidence interval 95% है, तो 1 minus 1/5, तो 1/5 weightage दे दिया ना सबको. So 1 minus 1 upon 1 minus confidence interval is the weightage that you give to these observations. बोलो ठीक है? ओके, वी आर गोइंग फास्ट की समझ में आ रहा है सब चीज, क्योंकि ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मार्क करिएगा, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल टेल रीजन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल प्रोबेबिलिटी स्लाइसेस, इक्वल सर्कल करके रखना, देन मल्टीप्लाइड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटाइल्स. तो अपने पहले उसको इक्वल प्रोबेबिलिटी स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं, फिर उसको कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Under the more general coherent risk measure, entire distribution is divided into equal probability slices weighted by the more general risk aversion function. तो यहाँ पर आप खाली टेल रीजन को डिवाइड कर रहे थे एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में, बट जब कोहेरेंट रिस्क मेजर का बात करेंगे तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिवाइड कर देंगे और हर एक को अलग अलग वेटेज देंगे. सो दैट मेक्स इट मोर कोहेसिव, एज एन उसको थोड़ा सा होलसम पिक्चर हो जा रहा है. अगेन एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ओनली टेल रीजन और कोहेरेंट रिस्क मेजर एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन. सो इफ यू वांट टू राइट एट द साइड द उसके साइड में only tail region, and when you talk about coherent risk measure, entire distribution. बता रहा हूं, बिकॉज एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर अपने ब्रेक कर देते हैं तो इन दैट केस आपका वेटिंग इज प्रोवाइडेड टू ऑल द वैल्यूज एंड इसका अपना वेटिंग होगा. हाँ, स्टडी इसी को करेंगे, बट एटलीस्ट यू कैन डिवाइड द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड गिव वेटिंग्स अकॉर्डिंगली एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट.
But when you're talking about an expected shortfall, it is concentrating, it is giving weightage, it is dividing only the tail part into the equal probability slices. So that is the difference over here. Next to next paragraph में mark करना, coherent risk measure is more sensitive to the choice of n. It will converge to the risk measure's true value for a sufficiently large number of observations. Second line. It will tend towards the true value for a sufficiently large number of observations. As n increases, quantiles will be further into the tails where more extreme values of the distributions are located. Simple. As n increases, उसको ज़्यादा parts में divide करोगे, your quantiles will get more and more, it will dig into the tails and you will have more extreme values included in your valuation and therefore it will move towards the true value. Coherent risk measure. जितना ज़्यादा n होगा, उतना ज़्यादा chopping करोगे, उतना ज़्यादा you will be dividing into the different portions and you will get more deeper into the tail as n increases and therefore it will tend towards the true value. So coherent VAR 8 point. ES is just a simple average of the values above and ES ये coherent risk measure उसको weighted average करता है. Of course coherent risk measure is a much better measure to be used. उसके बाद next वाला LOS जो है उसके side में ये लिखिएगा, just a second. नेक्स्ट वाला के साइड में लिखिएगा, नेक्स्ट LOS फर्स्ट पैराग्राफ की साइड में, if standard error of estimator increases, can't use the estimator practically, therefore कॉपी से समझा रहा हूं. Done. So basically now we are going to get into the estimation वाला part. तो यहाँ पर अपने VAR, अब ये जो VAR था ये वाला वैल्यू दे रहा था, अब अपने इस VAR के अराउंड में कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने का करेंगे. Because the standard errors and all those things, the estimator that we are using, उसका अगर standard error is going to increase, that means we may not be able to use the estimator in a very practical manner. उसके कारण अपने लोग को स्टैंडर्ड एरर्स हर एक एस्टिमेटर का निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू डू दिस. So when we are going to calculate the value at risk over here, we'll have to make a confidence interval for VAR. कि VAR is going to lie within which range. That is what we need to see over here. साउंड रिस्क मैनेजमेंट बोलता है कि वही चीज़ कि अपना एस्टिमेटर लेस प्रिसाइज होता है, उनका प्रैक्टिकल यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इफ द एस्टिमेटर्स आर लेस प्रिसाइज. So what do we need to do is we need to check, compute the standard errors for all the estimators and then see how we can use those. उसके लिए नेक्स्ट पैराग्राफ में मार्क करिएगा, bin width is just the width of intervals, sometimes called bins. You need to know the term bins. और उसके साइड में लिखना, उसके साइड में लिखना, उस पैराग्राफ के साइड में लिखना, variance of estimator का square root is equal to standard error, sorry, of quantile. Variance of quantile का square root is equal to standard error of quantile. Obviously ये तो पता ही है. And then make this same page पर, then make this
और वो जो फॉर्मूला दिया हुआ नीचे VAR को लेकर के उसको काट दीजिए, स्ट्राइक दैट फॉर्मूला ऑफ। वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे, स्टैंडर्ड एरर मिल जाएगा। व्हाट वी नीड टू डू इज नाउ वेरिएंस वैल्यू एट रिस्क का वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। वैल्यू एट रिस्क विल लाई विद इन दिस रेंज, VAR plus Z into SE, VAR minus Z into SE. Now the standard error is of what? Is about the quantile ना, वो 95% का ऊपर नीचे का वो वाला चीज करना है अपने को। So that is what we are trying to create. In all probability इसका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आप लोग का वो टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप LOS देखेंगे, evaluate estimators of risk measures by estimating their standard errors, we are not supposed to be doing the calculation वाला part, but still they've given a full-fledged question. Let's just go through it. क्वेश्चन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, और ये क्वेश्चन मतलब स्पेशली टुवर्ड्स दी एंड एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा। यू माइट लर्न, यू कैन एक्चुअली लीव इट आउट। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये कॉपी हो गया पूरा? क्वेश्चन बुक में जैसे सोल्यूशन दिया हुआ, यू विल गेट वेरी कंफ्यूज, ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्ट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ 5% VAR ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बिन विड्थ बोला है अज्यूम करने 0.1 एंड द सैंपल साइज इज इक्वल टू 500. सो व्हाट आई हैव बीन गिवन इज n इज इक्वल टू 500, दैट इज द सैंपल साइज। बिन का जो विड्थ है दैट हैज बीन गिवन टू बी 0.1, 0.1. आई एम सपोज टू बी क्रिएटिंग अ confidence interval for value at risk, right? सबसे पहले देखो, मेरे को वैल्यू एट रिस्क निकालना है, तो ये अगर मेरे को 5% VAR निकालने के लिए बोला है, so this is 5% VAR, this stands to be your 95%, so this value is going to be 1.65 standard deviations below the average, right? So now what I need to do is, it is a normal distribution, my VAR is going to be 1.65 SDs. I need to find out if this is 1.65, I will need to find a 90% confidence interval for this 1.65. I will need to find out the confidence interval for this 1.65. Say for example, I tell you that the average is 0 and standard deviation is equal to 1. Then the value at risk is 1.65 minus, of course. Doesn't matter, we'll just not talk about the sign, because last day also we were discussing you don't need to be bothered about the minus sign so much, because when we are talking about a VAR, we assume that we are talking about loss, so you do not need to write it as a negative value again and again. So over here I need to create a 90% confidence interval for 1.65. So do you see that this value is going to be 1.65 plus 1.65 into something, and this is going to be 1.65 minus 1.65 into something. So book में हिसाब से they should have taken two different intervals, because that is why this 1.65 for confusion is coming in. This 1.65 is this one. Is 1.65 के against I need a 90% interval. When I need a 90% intervals against this is 5%, this is 5%, बीच का area is 90%. बोलो, correct? So this is where we are. So I need to consider. Now the standard error is what you need to calculate. Now the standard error becomes a problem. This standard error becomes a problem. अब ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अगर आप देखोगे सेकेंड हाफ ऑफ द सम में, नीचे में देखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्वार्टाइल रूट ओवर p इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाई n डिवाइड बाई एफ इन क्यू. सो p 1 माइनस p, इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. बिन साइज 0.1 दिया हुआ है. नाउ इफ यू सी द बिन साइज हैज बीन गिवन एज 0.1. बिन साइज 0.1 का मतलब है कि आप ये जो 1.65 का बात कर रहे हैं ना, अगर 0.1 is a bin size, so 1. This is 0.1, 1.65. bin size is 0.1, मतलब मेरे को इसके आसपास एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा रेंज बनाना है, इसके आसपास एक ऐसा रेंज बनाना है, दैट रेंज का विड्थ इज 0.1. तो कैसे करूँगा? 1.65 प्लस 0.1/2, 1.65 माइनस 0.1/2. इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अग्रीड. सम जहां तक नहीं आना चाहिए इस तरीके का, बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, सिंस इट्स गिवन, लेट्स डू आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड. द बिन साइज इज 0.1 का मतलब है कि 1.65 के आसपास में 0.1 का एक रेंज, एक विड्थ बनाना है मेरे को. तो 1.65, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ना, सो दिस इज सपोज 1.65, तो इधर कितना एरिया हुआ? टोटल एरिया इज 5%, राइट?
दैट इज ओके। टोटल एरिया इज 5% ना। अगर 1.65 के आसपास मेरे को एक ऐसा रेंज चाहिए जो कि पूरा डिस्टेंस 0.1 हो, तो 1.65 प्लस 0.1/2 और 1.65 माइनस 0.1/2 करूंगा तो उस रेंज के बीच में 0.1 ही रहेगा, राइट। सो दैट 1.65 प्लस 0.1/2 इज 0.05, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सो दैट इज गोइंग टू बी either a 1.7 और a 1.6 अगर आप नेगेटिव वैल्यूज अज्यूम करो तो। अच्छा, एक और चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1.6 और माइनस 1.7 के बीच में जो डिस्टेंस है, सिमेट्रिकली उस साइड भी 1.6 और 1.7 के अगेंस्ट भी सेम डिस्टेंस होगा। सो इवन इफ यू कीप इट अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू मैटर, बट I'd rather do it this way। Now that FQ you're talking about, वो जो फॉर्मूला है आपका P into 1 minus P डिवाइड बाय n तो है अपने पास 500, उसके बाद में डिवाइडेड बाय f, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर q है, दैट FQ is this area. FQ is this area. Now you guys know how to calculate this area. 1.6 SD के अगेंस्ट कितना एरिया, माइनस 1.7 के इधर कितना एरिया, इज द सेम एज यहां तक का एरिया मिल जाएगा 1.7 तक का, और यहां 1.6 तक का। तो ग्राफ में, टेबल में 1.6 और 1.7 के अगेंस्ट देखोगे तो 1.6 और 1.7 के बीच में जितना एरिया है उतना ही एरिया इज देयर बिटवीन 1.6 एंड माइनस 1.7। जितना area is going to be lying between 1.6 and 1.7, the same amount of area is going to lie between minus 1.6 and minus 1.7. So minus 1.7 तक का area is 4.5%, minus 1.6 तक का area, एक बार चेक करिए, एक बार टेबल देखिए ना। Let's do it. Just have a look at the table. हाँ टेबल है। Z distribution 1.6 के अगेंस्ट बताओ, 1.7 के अगेंस्ट बताओ। 945. So 1.6 is 0.945, sure। अच्छा ठीक है, और 955, so 945, 955। so यहाँ तक का अगर देखेंगे 5.5% एंड 4.5%, दिस इज 4.5%, ये 5 है और ये 5%, 5.5% हो गया। 9.45, 9.955, 0.945 एंड 0.955, 5.5-4% ही देगा। तो बीच का FQ कितना हो गया, 1%। Now if you see the standard error formula they've used, P is 0.045 into 1 minus P, that is 1 minus 0.045, in divide by 500, that is N, the whole thing divided by 0.01, that is FQ। बोलो समझ में आया क्या किया है? See if you're understanding। So one thing you need to calculate is, you need to take down is, ये ग्राफ लिया था आप लोग बुक में, उसके बाद you take this one down। So the first one you take is this, second one you take is this, third one you take is third one you take is this, the fourth one you take is this। So you have the bin also। एक सेकंड सॉरी, दिस इज P। FQ वाला पार्ट इज बेसिकली अपने 1.65 था अपना इंटरवल, उसके आसपास में 0.1 का बिन बना दिया। आफ्टर दैट द एरिया इन द बिन इज दैट FQ। सो हाउ डू आई कैलकुलेट द एरिया? 1.6 स्टैंडर्ड डिविएशन तक जो माइनस 1.6 के इधर एंड माइनस 1.7 के इधर, माइनस 1.6 के इधर कितना है टेबल देख करके, 1.6 टेबल में देखा, 1.7 टेबल में देखा, that is coming out to be 945 and 955। हाँ सॉरी, ये सब वैसे सोल्यूशन पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
इसको पी लेंगे अपने 1.7 वाले के अगेंस्ट में, जो आउट ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा। एकदम एक्सट्रीम का, इनटू इस तरफ का नहीं, हाँ वो वही है एक तरीके से ना, रूट पी क्यू है, इफ यू नोटिस, इफ यू रिमेंबर, यस रूट पी क्यू। डन टिल हियर। वो फॉर्मूला यू मे नॉट लर्न, यू कैन सी, यू कैन रिमेंबर इफ यू वांट टू। उसके बाद में वही किया है, ये जो आपका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट हुआ ना इतना मेहनत करने के बाद, एफ क्यू ये फॉर्मूला यूज करके जो स्टैंडर्ड एरर यूज हुआ, यू जस्ट प्लेस द स्टैंडर्ड एरर ओवर हियर एंड यू गेट द रेंज फॉर वीआर जो क्वेश्चन में दिया है 3.18 एंड 0.12 के बीच में। बोलो क्लियर टिल हियर? इट्स गोइंग टू बी लिटिल टीडियस टू एक्चुअली रिमेंबर दिस, अग्रीड, बट कोई उपाय नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पेज में फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करेगा इंक्रीज इन बिन साइज, एफ क्यू इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सा बात है, बिन साइज इंक्रीज करेंगे तो बिन साइज का जो प्रोबेबिलिटी वही तो है, एफ क्यू को डैश दे करके लिखना है तो लिख दो एरिया ऑफ द बिन साइज, एरिया विद इन द बिन साइज, एरिया विद इन द बिन साइज। तो बिन साइज को इंक्रीज करोगे तो एरिया इन द बिन साइज तो इंक्रीज करेगा ही ऑब्वियसली। हाँ फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन कि अगर इंक्रीज करेंगे बिन साइज तो अपना एरिया ऑफ बिन साइज विल इंक्रीज एफ क्यू। अच्छा अभी बिन साइज को इंक्रीज करोगे, इधर खुद बताओ, बिन साइज को इंक्रीज किया तो ये एरिया इंक्रीज किया, पी कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा ऑब्वियसली, वही लिखा है रिड्यूसेस पी, सो स्टैंडर्ड एरर विल फॉल, क्योंकि एफ क्यू इंक्रीज हो रहा है। देखो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला में एफ क्यू वॉज इन द डिनोमिनेटर, पी वॉज इन द न्यूमरेटर, सो इफ पी इज फॉलिंग, एफ ई इज फॉलिंग, इफ एफ क्यू इज राइजिंग, दिस एफ ई इज अगेन फॉलिंग। Therefore स्टैंडर्ड एरर, अच्छा अगर स्टैंडर्ड एरर अपना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिन साइज बढ़ रहा है, पी गिर रहा है एंड पी गिरेगा तो स्टैंडर्ड एरर गिरेगा। स्टैंडर्ड एरर अगर फॉल करेगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल विल नैरो और वाइडन, नैरो, दैट इज व्हाट इट इज गिवन, कॉन्फिडेंस इंटरवल विल अगेन नैरो, सो यू नीड टू नो दैट। बिन साइज बढ़ाओगे तो एफ क्यू बढ़ा, पी गिरा, सो बिन साइज बढ़ाए तो एफ क्यू बढ़ा, P गिरा, therefore because of these two FE fell, therefore narrowed down, therefore confidence interval narrowed down। बोलो क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, लास्टली अगेन उल्टा ही बोल रहे हैं, P इंक्रीज करेगा इंडिकेटिंग टेल प्रोबेबिलिटीज आर मोर लाइकली, स्टैंडर्ड एरर्स विल इंक्रीज, वाइडन द कॉन्फिडेंस इंटरवल। सिंपल है ना, अगर प्रोबेबिलिटी इन द एरिया इन द टेल इज मोर, if P increases, standard error increases, you will have a wider confidence interval, obvious, and उसमें P into 1 minus P will be maximized when P is equal to 0.5. P into 1 minus P will be maximized when P is equal to 0.5, you may not need to remember that. फिर क्वांटाइल प्लॉट्स देखो, क्वांटाइल प्लॉट क्या होता है? क्वांटाइल प्लॉट्स बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, सपोज मेरा एक एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज द एक्चुअल डेटा दैट आई हैव, आई वांटेड टू फिट ऑन सम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली जब तक मेरा डेटा को आई कैन नॉट सेटल इट, आई कैन नॉट फिट इट ऑन सम अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आई विल नॉट बी एबल टू यूज इट ना। The moment a data follows a normal distribution, a t distribution, I am able to work on the data, but as long as I cannot do that over here, it is very difficult for me to work on the data. Clear? So what we do is actual distribution को क्वांटाइल प्लॉट क्या होता है ना, मेरा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज आई हैव 5000 वैल्यूज, इसका 1 परसेंटाइल क्या होगा, 50th पॉइंट, 2 परसेंटाइल डेटा क्या होगा, 100th ऑब्जर्वेशन असेंडिंग, 150, सो फर्स्ट परसेंटाइल, सेकेंड 99, सॉरी 99th परसेंटाइल तक ऐसे वर्क करेगा ना, एंड इसका 50th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू, 100th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू, 150th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू, आई विल हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। बोलो राइट,
उसके बाद में I'll try to fit it, I'll try to match every single quantile का वैल्यू on the distribution I was trying to. अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से बैठेगा तो मैं हर एक क्वांटाइल को प्लॉट करूंगा तो उसके ऊपर बैठेगा ना एग्जैक्टली अब इसका एवरेज सो नाउ लेट्स गो थ्रू द टेक्स्ट एक बार यू विल अंडरस्टैंड सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एक बार पढ़ना फ्रॉम व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन इज द डेटा ड्रॉन यू विल नेवर रियली नो since you only observe the realization from random draws of an unknown distribution. I want to study S&P 500 का return. I will be able to study only 1 year का data, 1 month का data, 5 months का data from a population of data. Let's say daily returns का बात कर रहे हैं तब तो huge amount of data है ना. Do I know the original distribution? नहीं, मैं तो एक सैंपल ड्रॉ करूंगा एंड उसके बेसिस पर आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि वो किस पॉपुलेशन किस अननोन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. आई डोंट नो, आई हैव टू फाइंड आउट. आई डोंट नो द डेटा इज ड्रॉन फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. Next one, quantile QQ plot is a way to visually examine if empirical data fits the reference or hypothesized theoretical distribution. जो हाइपोथेटिकली मेरे को लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर फिट करेगा कि नहीं उसको विजुअली QQ प्लॉट दिखाएगा क्योंकि अपना जो हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर में मैं अपने एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एक वैल्यू एक एक क्वांटाइल को प्लॉट करूंगा ऑन दी क्वांटाइल ऑफ दी बैकग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन. उसके साइड में लिखो प्लॉट द डेटा obtained obtained apostrophe s, I know wrong English, doesn't matter. Plot the data obtains quantiles with the assumed theoretical distribution. Plot the data obtains quantiles with the assumed theoretical distribution. Plot the data obtains quantiles with the assumed theoretical distribution and check if they overlap. Dash. And check if they overlap dash or a linear relationship exists so basically मैं ये एक्चुअल का और हाइपोथेसाइज का अगर क्वांटाइल वाइज प्लॉट कर लूं दोनों को एंड अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन मैच करेगा तो डोंट यू थिंक दे शुड बी फॉलोइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन. अगर मैं अपने क्वांटाइल्स को और जो हाइपोथेटिकली थियोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसका अगर प्लॉट कर लूं अगर उसको एक के बाद एक तो डोंट यू थिंक वो पूरा का पूरा एक लीनियर रिलेशनशिप फॉर्म होना चाहिए. नेक्स्ट पेज पे करेंगे अपने एक बार नीचे मार्क करो तभी होगा नहीं तो नहीं करेगा. विल कम टू दैट. नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन देखना द प्रोसेस ग्राफ्स the quantiles at regular confidence interval for the empirical distribution against the theoretical distribution. वही लिखा है मैंने empirical जो अपने डेटा ऑब्टेन किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन और जो theoretically अपने अज्यूम करे उसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को क्वांटाइल को रेगुलर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पर प्लॉट करेगा. उसके बाद if both empirical and theoretical data are drawn from the same distribution then the median would plot very close to zero while the median of theoretical distribution तो exactly zero पे ही होगा. theoretical distribution में तो 50-50 वैसे ही हो जाएगा और ये भी very close to zero प्लॉट करेगा इसका मीडियन भी. ओके उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ अंडरलाइन करो सेकंड लाइन इफ द टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर वेरी सिमिलर द QQ प्लॉट विल बी लीनियर. जो अभी बताया कि अगर दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिमिलर होगा तो दोनों का वैल्यू जो होगा बहुत ही लीनियरली प्लॉट करेगा ना. नेक्स्ट पैराग्राफ का फिफ्थ लाइन मार्क करना द क्वांटाइल्स नियर जीरो विल मैच अप क्वाइट क्लोजली. Fifth line, the quantiles near zero will match up very closely. As we move further into the tails, the quantiles between t distribution and normal will diverge. So when you are talking about a normal distribution and a t distribution, the quantiles in this area are going to be quite equally mapped. तो अगर आप let's say 30% and 70% का quantiles मैप करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में राय कर जाएगा. इसको मैप किया एंड दूसरा वाला को मैप करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में मैप कर जाएगा. लेकिन जब टेल्स के क्वांटाइल्स को मैप करने लगोगे तो प्रॉब्लम होने लगेगा. योर 99 व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 30 और 70 परसेंटाइल के बीच में और वो सब वाला एरिया का बात करोगे तो इशू नहीं आने वाला है मैपिंग में because even normal distribution t distribution में it would be still relatively in a narrower range but when you talk about the tails they will be diverging a lot. That is again last three lines mark करना उसी paragraph का if the middles of the QQ plot match up but the tails do not the empirical distribution can be interpreted as symmetric with the tails that differ from normal.
दैट इज आइदर अ फैटर टेल और एन थिनर टेल। अब नेक्स्ट पेज पे उसी का ग्राफ दिया हुआ है जो बोल रहा था। वो ग्राफ में तो बेसिकली यहां पर आपका ये डेटा प्लॉट करेगा, बीच में तो आपका डेटा ठीक है, लेकिन यहां पर योर डेटा कैन बी, यहां पर तो डेटा ठीक है, लेकिन यहां पर देयर विल बी डिविएशन स्टार्टिंग में और एंड में। मतलब आप अगर क्वांटाइल्स का देखोगे, यू आर टॉकिंग अबाउट 4 क्वांटाइल्स ओवर हियर, इफ यू टॉक अबाउट द क्वांटाइल्स ओवर हियर, बीच के क्वांटाइल्स आर गोइंग टू बी मैप्ड टुगेदर, बट जो एक्सट्रीम एंड्स के क्वांटाइल्स है दे आर नॉट गेटिंग मैप्ड। व्हाई दे आर नॉट गेटिंग मैप्ड? बिकॉज आइदर द टेल्स आर थिन और द टेल्स आर टू फैट। वो जो दो पार्ट है आपका ग्राफ जो दिया हुआ है, इसको और इसको एरो दे करके, इसको और इसको एरो दे करके लिखो फैटर देन अज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फैटर देन अज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मैप टी डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में अपना नॉर्मल क्वांटाइल। अगर वो बीच में मैच करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो सिमेट्रिकल है, बीच में चल रहा है, लेकिन जो टेल्स वाला पोर्शन है दैट इज डिफरिंग फ्रॉम दी डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज बीन गिवन। सो ये QQ प्लॉट से वी कैन बेसिकली सी कि अपना हाइपोथेसाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेटा कलेक्ट किया है, उसका क्वांटाइल किस तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करता है, एंड उसको फिर अपने लीनियरली प्लॉट कर लेते हैं। अगर पूरा का पूरा लाइन प्लॉट करेगा, विच इज जनरली नॉट गोना हैपन, but that means that the distribution, the hypothesized distribution and the distribution which you have created, which you have gained empirically, मतलब past data से, that is very similar. But if there is a divergence in only the ends as noted in the last graph, इसका मतलब कि tails में problem है, बीच का data is okay, symmetrical तो है ही data फिर भी। बोला अभी clear? Is okay?